मुंसिफ कॉन्क्लेव 2023 को, जो हम जयपुर में बैठ करके कर रहे हैं। आज बहुत सारे इश्यूज पर हम बात करेंगे, बहुत सारी बातें होंगी चूंकि इंतखाबात का वक्त है। 5 स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं और उन 5 में राजस्थान भी एक वो सूबा है जहां पर असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पर बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे मसले मसाइल सामने आते हैं, खासतौर से इंतखाबात के वक्त। लेकिन माइनॉरिटी तबका और उसमें भी मुस्लिम तबका, उसको आजकल हम देख रहे हैं, इन दिनों एक ट्रेंड सा बन गया है कि उसकी आवाज़ को निगेटिव अंदाज में तो पेश किया जाता है, निगेटिव तरीके से तो बात उसकी की जाती है, लेकिन पॉजिटिव वे में उसकी बात को नहीं रखा जाता। तो मुंसिफ टीवी के जो जिम्मेदारान हैं हैदराबाद के, हबीब नसीर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, सीईओ हैं और एडिटर इन चीफ हैं, और बाकी जो जिम्मेदार वहाँ पर हैं हैदराबाद में बैठे हुए, तो उन्होंने ये तय किया कि एक अच्छे अंदाज में, मुंसिफाना अंदाज में हम बाकी लोगों के साथ साथ माइनॉरिटी कम्युनिटी की और खासतौर से मुस्लिम तबके की भी बात करेंगे, और शुरुआत की राजस्थान से। तो इस प्रोग्राम की बाकायदा हम शुरुआत करते हैं। पहला पैनल हमारा यहाँ पर मौजूद है। हमीद खां मेवाती साहब हैं, आप स्टेट प्रेसिडेंट हैं माइनॉरिटी मोर्चा के, बीजेपी के, आपका इस्तकबाल है। इनके अलावा हमारे साथ हाफिज मंसूर साहब हैं। आपकी जो शख्सियत है या जो आपकी पर्सनैलिटी है, वो उसको एक आध लफ्ज में मेरा ख्याल के डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप सियासत में भी रहे हैं, आप जो है वो सोशल वर्कर भी बेहतरीन किस्म से जो है अपना उसका मतलब काम अंजाम देते हैं, बहुत सारी तंजीमों से भी जुड़े रहे हैं, और पॉलिटिकल पार्टी भी आपने बनाई थी, तो आपका इस्तकबाल है। मोहसिन रशीद साहब टोंक से आए हैं, जुझारू हैं, जज्बाती हैं, नौजवान हैं, और अपनी बात के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए और पब्लिक के काम के लिए, मतलब जो भी इनके आसपास के लोग हैं उनकी आवाज़ को उठाते रहते हैं, अपना एक अंदाज है इनका। और इन सब के अलावा सादिक खान साहब, जिनको आपने पिछले कई बरसों से मतलब देख रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं ये पार्टी के लिए, अपनी पार्टी के लिए, उस पार्टी के लिए जिससे कई बार हम देखते हैं कि मुस्लिम तबका थोड़ा सा वो दूर रहता है, छिटका रहता है, दूरी इख्तियार की डिस्टेंस वाली बात है, मतलब वो रहती है। तो उसके लिए लगातार ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूं, और जितने लोग भी इस वक्त मुल्क में टेलीविजन पर मतलब मुंसिफ टीवी को देख रहे हैं अपने टीवी सेट पे, या मोबाइल के जरिए, या किसी दूसरे जो है माध्यम से देख रहे हैं, मैं उन सबका भी इस्तकबाल करता हूं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आखिर तक आप बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेहमान हैं जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, बहुत सारे लोग यहाँ भी मौजूद होंगे। तो मैं एक एक करके सबका आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूं। और पहला सवाल हमीद खां मेवाती साहब आपसे ही, सवाल इसलिए चूंकि कुछ देर पहले ही बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हुई है, और दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद तकरीबन जो राजस्थान के जो टिकट्स हैं वो 123 कैंडिडेट्स के 124 फाइनल हो चुके हैं। मैंने इसलिए तकरीबन बोला ताकि गुंजाइश रहे। ना पहली लिस्ट में ना ही इसी लिस्ट में किसी भी एक मुसलमान का नाम नहीं है। ऐसा क्यों? बात तो होती है, बहुत सारी बातें होती हैं कि भाई पार्टी जो है वो सभी का साथ मतलब चाहती है, सभी को साथ लेकर के चलने की बात होती है। नारा भी दिया गया, सबका साथ सबका विकास, फिर आगे बढ़ा सबका विश्वास, फिर और आगे बढ़े सबका प्रयास। ये मुस्लिम तबके के लिए ये आपके प्रयास जो है वो क्यों नहीं होते? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुंसिफ टीवी के जो हमारे आयोजक हैं, इन सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और रही बात पार्टियों ने जो ये सूची जारी की है, अभी कांग्रेस की भी पहली सूची जारी, जो कांग्रेस अपने आप को मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी मानती है, हमारे समाज के लोगों का उसमें भी नाम, और बीजेपी ने भी 124 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, जहां से मजबूती के साथ हमारे जो कुछ कार्यकर्ता जो टिकट मांग रहे हैं, वो लिस्ट अभी बाकी है। और हमें उम्मीद है देश के प्रधानमंत्री जी पर, जो सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करते हैं, निश्चित ही जो अगली जो सूची आएगी उसमें भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक समाज के लोगों का नाम भी आएगा, और ऐसे नाम आएंगे जो आपको आने वाली जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें मंत्री के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। मेरा ख्याल कि मैं इसी टॉपिक पे आपके भी जो है वो रिएक्शन ले लेता हूँ। क्या कहेंगे सादिक साहब? क्योंकि संघर्ष तो बहुत किया, मेरा ख्याल के कुछ लाठियां वाठियां भी खाई होंगी आपने जब हम देख रहे थे, और मुस्लिम तबके की ही बात आप करते थे। यानी मुस्लिम समाज लड़ जरूर रहे थे, क्योंकि इसलिए लड़ रहे थे शायद क्योंकि यहाँ पे पार्टी जो है वो आपकी विचारधारा के अलग वाली पार्टी थी, यानी कांग्रेस की सरकार थी। अगर सरकार जो है शायद आपकी होती तो उतना संघर्ष शायद नहीं करते। अब वजह क्या है, इतना संघर्ष करने के बाद भी
तमाम कोशिशों के बावजूद भी 124 में से एक भी नाम नहीं आया। अब हमीद खान मेवाती साहब तो कह रहे हैं कि आएंगे, लेकिन इस लिस्ट में भी नाम होना चाहिए था किसी एक का। देखिए, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा मुंसिफ टीवी को, और एक शेर सुना के अपनी बात शुरू करना चाहूँगा कि उन्हीं का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, हमें मालूम था कसूर हमारा निकलेगा। जहाँ तक हमारे लाठी डंडे खाने की बात है, तो मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जिन वादों को लेकर अशोक गहलोत जी की सरकार बनी, और उन्होंने हमेशा ही कहा कि मैं माइनॉरिटी का राजस्थान में सबसे बड़ा हिमायती हूं, सबसे बड़ा अलमबरदार हूं, तो मेरी और हमारी पूरी पार्टी की और मेरे साथियों की लड़ाई उनसे ये रही कि आप बोटी का सबसे बड़ा अलमबरदार हूं, सबसे बड़ा हिमायती हूं, मगर आपने माइनॉरिटी के बच्चों के स्कॉलरशिप बंद किए, हायर एजुकेशन के लोन आपने बंद किए, अदर सर्विसेज से आईएएस बनाए जाते हैं। आज तक 3 आईएएस बने अदर सर्विसेज से, खुर्शीद भाई। जेएम खान साहब बने मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत, एआर खान साहब बने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, और हमारे जाकिर हुसैन साहब बने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी। 70 साल के इतिहास में, 75 साल की हुकूमत में कभी, या 15 साल में अशोक गहलोत जी ने अपनी हुकूमत में माइनॉरिटी के किसी अधिकारी को अदर सर्विसेज से उठा के आईएएस नहीं बनाया। आरपीएससी का इन्होंने गठन किया, आचार संहिता लगे, किसी को मेंबर बनाया आरपीएससी का, तक के तो फैसले वैसे ही आने वाली सरकार रद्द कर देती है। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जिनको लेकर मैं और भाजपा संघर्ष मोर्चा सड़कों पर रहे, हमने डंडे भी खाए, पार्टी का झंडा भी उठाया और मुकदमे भी लगे, फिर भी टिकट नहीं मिला। मेरा सवाल यह है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी वजह क्या है? मैं वही बता रहा हूं, जब से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ है उसके 3 साल पहले से गुल मोहम्मद जी चुनाव लड़े जनता पार्टी से, उसके बाद से शायद, मेरी जहां तक मुझे याद है, कभी ऐसा हुआ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम समाज को टिकट ना दिया हो। हमेशा टिकट मिलता रहा है, पिछली बार भी मिला था। और हमारे यहाँ जब भी भारतीय जनता पार्टी ने जब कभी किसी मुसलमान को टिकट दिया है, जो लोग राजनीति जानते हैं वो इस बात को जानते हैं कि वसुंधरा जी की सरकार में जो कैबिनेट मंत्री रहे उनका कद क्या हुआ करता था, नेक्स्ट टू सीएम हुआ करते थे। और जिस पार्टी ने मुसलमानों को 16-18 टिकट दिए, उनको उठा के कब्रिस्तान का उन्होंने मोहम्मद जी को मंत्री बना दिया। आपने चाहे 16 टिकट दिए हो या 18 टिकट दिए हो, अशोक गहलोत जी आप ये बताइए आपने माइनॉरिटी के लिए काम क्या किए? कभी आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे वसुंधरा जी को और अशोक गहलोत जी को। आप कहेंगे मैं भाषण देने जा रहा हूं, मगर ऐसी बात नहीं है। जो लोग यहां बैठे मैं उनको बताना चाहूंगा कि 7 डिपार्टमेंट है माइनॉरिटी अफेयर के, भाई साहब, उन 7 को राज्य मंत्री का दर्जा किसी ने देने का काम किया तो वसुंधरा जी ने किया। कभी नहीं होता था राज्य मंत्री का दर्जा। 2006 में या 7 में जब राज्य मंत्री का दर्जा दिया, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। वक्फ बोर्ड की बिल्डिंग बनाई, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। मदरसा बोर्ड की बिल्डिंग बनाई, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। 1200 पैरा टीचर्स का नियमन किया, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा की सरकार। जौहरी बाजार की जामा मस्जिद का मसला सॉर्ट आउट किया, मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत। जामे हिदायत का मसला सॉर्ट आउट किया, मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत। सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किए हैं, इन्होंने सिर्फ वोट लेने का काम किया है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज भी हैं। अगर हज हाउस की बात करें सांगानेर में, और अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर जो है वो माइनॉरिटीज के बच्चों के लिए एक हॉस्टल बनने वाला था, उसकी मुखालफत की तो लोग ऐसा कहते क्या है, वो टेलीविजन पर भी दिखा कि वो आपकी पार्टी के लोग थे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं। मैं वापस आऊंगा आपके पास। मोहसिन रशीद साहब, अभी मेरा ख्याल के इन्हीं दिनों जो है आपने अपना सियासी नजरिया बदला और सियासी पार्टी बदली, क्या ये सच है? और अगर ये सच है तो किन उम्मीदों के साथ आप लोगों के बीच जाएंगे और उस पार्टी से जहां आप जा रहे हैं? चूंकि बहुत सारी बातें होती हैं कि बी टीम है और ए टीम, सी टीम, ये सब तमाम चीजें चलती हैं, मेरा ख्याल के मार्केट में है ये। आप किस नजरिए से, किस उम्मीद के साथ और किस वादे के साथ लोगों के बीच जाएंगे? क्योंकि वो पार्टी जहां आप जा रहे हैं, ऐलान हो चुका है? नहीं हुआ। आप उसी पार्टी में हैं मौजूद? देखिए खुर्शीद साहब, मैं एक बात जो कंफ्यूज किया जाता है, जो दूसरी पार्टीज हैं, कोई भी हो, उनकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो मुसलमानों की खुद की ताकत नहीं समझने वाली फीलिंग बात। दूसरी बात, मुसलमानों का कंफ्यूजन इनकी सबसे बड़ी ताकत है। आप हमीद भाई से कांग्रेस की बुराइयां गिनाएंगे, आप मुझसे कहेंगे मैं कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में हूं, तो मैं भी
लेकिन मैंने पिछले 3-4 सालों में एक चीज ये देखी कि हम अपनी कौम को गुमराह करने के लिए, उन्हें पस्ती में घुसेड़ने के लिए ये बातें करते रहें तो हमारा अंजाम बुरा होगा। मुझे ये देखना पड़ेगा कि मोहसिन रशीद ने जिस कैपेसिटी पे भी मैं हूं, मैंने क्या किया। मैं इस बात की बात नहीं करना चाहता कि अशोक गहलोत साहब ने क्या किया था, वसुंधरा राजे जी ने क्या किया था। 2014 से पहले का इंडिया जो था वो अलग था। अब आपको वोट ही इस बात पे मांगा जा रहा है कि जो अमित भाई ने कहा, जो हमारे बीजेपी के भाई ने कहा कि यूनुस खान जैसे मंत्री का टिकट काट दिया गया। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान थे। मजबूरन दिया गया टोंक से, क्योंकि सचिन पायलट आ गए थे। पिछली बार की बात कर रहे हैं। पिछली बार क्योंकि आ गए थे। तो बात यह है कि मैंने अपना नजरिया नहीं बदला। मुझे एक चीज समझ में आई कि हम एक खौफ में, हम बुजदिली में वोट नहीं कर सकते। हमें पहले यह समझना पड़ेगा, अगर गुजर बहुल्य क्षेत्र से गुजर एमएलए होगा, अगर मीणा बहुल्य क्षेत्र से मीणा एमएलए होगा, तो जाट बहुल्य क्षेत्र से जाट एमएलए होगा, तो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र से मुसलमान क्यों नहीं होगा। और अगर हम खुद जो पॉलिटिकल पोस्ट में हैं, वो अपनी इतनी सी, मैं ईमानदाराना आपको एक बात बताऊं कि बात थी जयपुर में रफीक खान और अमीन कागजी साहब की कि उन्होंने इकबाल के शहादत वाले मामले पे एक इज्जत माब मुआवजा दिलवा दिया। मैं यकीनन कह सकता हूं कि अगर वो लोग इस लेवल पे अड़ते नहीं और जयपुर के लोग इस तादाद में आते नहीं, तो उसे एक आम मौत या एक जानवर से ज्यादा मुआवजा नहीं मिलता। तो जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे, हमारे लीडर्स, हमारे रहबर अपनी पोस्ट के जाने के खौफ से ऊपर उठ के काम नहीं करेंगे, तब तक इस कौम का हमारा भला नहीं होने वाला। तो मैंने पार्टी अभी तक नहीं बदली है। मैंने एक सीधी सी बात कही थी कि टोंक विधानसभा मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। हम इस तरीके से कि आप मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों से एक बड़े नाम को भेज दें और मुसलमान का रिप्रेजेंटेशन खत्म कर दें, जैसे आपने मसूदा में किया, वही आपने टोंक में किया, तो हम इसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, चाहे वो सचिन पायलट हो, चाहे अशोक गहलोत हो। ठीक है, ठीक है। हाफिज मंजूर साहब, मोहसिन रशीद साहब ने एक बात कही। पहले तो हमने इन दोनों हजरात से सवाल पूछा और टिकट को लेकर के वो कह रहे हैं कि भाई पार्टी है फैसला करेगी और उम्मीद है, अभी भी बाकी जो बचे हैं उसमें उम्मीद है इनको। मोहसिन रशीद साहब ने एक बात कही कि मुस्लिम तबका जो है वो एहसास कमतरी का शिकार है, कंफ्यूजन का भी शिकार है। वो क्या मानते हैं आप ऐसा? और अगर ऐसा है तो ये बड़ा मसला है किसी भी कौम के लिए। अगर किसी भी कौम में या किसी भी ग्रुप के अंदर ये एहसास कमतरी का वो शिकार हो जाए या एहसास कमतरी आ जाए, तो मेरा ख्याल के फिर बहुत सारे इश्यूज उसके सामने आएंगे, पॉलिटिकल, सोशल और हर मैदान में वो फिर पिछड़ेगा। ये क्या तरीके हो सकते हैं इस तबके को एहसास कमतरी से निकालने के लिए और पॉलिटिकली एम्पावर उनको कैसे किया जाए? क्योंकि कुछ दिन पहले आपने एक यहाँ पर एक बैठक रखी थी, उसमें मैं भी गया, तो मैंने देखा कि किस तरीके से आप लोग संजीदा होकर के संजीदगी के साथ कोशिशें कर रहे हैं। मगर क्या आपकी कोशिशों का असर आम आदमी तक या आम मुसलमान तक पहुंचता है, जो आज भी जो है वो मतलब बहुत गुर्बत में जी रहा है, जो आज भी ये जो मोबाइल है या जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वहां तक आपकी पहुंच कैसे होगी? खुर्शीद साहब, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए मुबारकबाद दूं कि आपने जयपुर में मुंसिफ की जानिब से इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया है, इसका इनेकाद किया है। दूसरी चीज़ जो आपका सवाल सामने आया है, तो एक बात मैं ये वाजे कर देना चाहता हूँ कि राजस्थान का मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह मायूसी का शिकार नहीं है। और पिछले एक लंबे अरसे की जो तारीख़ रही है राजस्थान में कि फ़िरका परस्त ताकतों ने या सेकुलर फोर्सेस ने चाहे कुछ भी रवैया रखा हो, हर मौके के ऊपर राजस्थान के मुसलमानों ने इत्तेहाद का सबूत दिया है और अपनी बहुत सारी चीज़ों को, चाहे बीजेपी की हुकूमत रही हो या कांग्रेस की हुकूमत रही हो, अपनी बहुत सारी चीज़ों को मनवाया भी है। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि राजस्थान का मुसलमान और मुख्तलिफ मिली तंजीमें और समाजी अफराद जब भी कोई मसला आता है वो मिलजुल करके बैठते हैं और उन मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं और इक़्तिदार वक्त से उन मसाइल को अगर मुताल्लिक़ होता है तो उसको हल करवाने की कोशिश करते हैं। ये अलग बात है कि कभी कभी वो लोग जिनसे हम तवक्को नहीं रखते, मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं, वसुंधरा राजे के ज़माने में उर्दू टीचर्स का मसला हुआ था
तो इत्तेफाक से मैं उसका कन्वीनर था और हम लोगों ने कोटा एक रैली निकाली थी जिसमें तकरीबन 1.5 लाख लोग शरीक हुए थे और उसके बाद हुकूमत अपने फैसले को बदलने पर मजबूर हुई थी। इसी तरीके से कांग्रेस की हुकूमत में भी बहुत सारे मसाइल आए हैं और हमने उन मसाइल को अच्छे अंदाज से पेश किया है, तो उन मसाइल का जो है हल निकला है। फिर भी बहुत सारी शिकायतें हैं जो हमें आज भी मौजूदा हुकूमत से हैं। तो इस लिहाज से तो मैं समझता हूँ राजस्थान का मुसलमान बहुत बेदार है और सूबों के मुकाबले में, और परेशानी होती है तो वो मुत्तहिदा तौर पर उसके लिए कोशिशें करता है। जहाँ तक जो अभी बात यहाँ पर आई है और जो चीज़ें मोहसिन रशीद साहब ने कही हैं या हमारे दूसरे साथियों ने कही हैं, बहरहाल सादिक साहब की जो पार्टी है उसके ताल्लुक से तो मैं कोई तबसरा इसलिए नहीं करूँगा कि उसका खुला हुआ मौक़िफ़ है और वो मौक़िफ़ ये है कि ज़ाहिरी तौर पर तो वो ऐलान करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वगैरह, लेकिन जब अमल का वक्त आता है तो सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होती है और उसके लिए बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। लोग जानते हैं अच्छी तरह। मिसाल दी जा सकती है कि पिछली मरतबा जो है 2018 के जब इंतखाब का मसला आया था तो जिस तरीके से कौमी सतह के ऊपर लोकसभा के इलेक्शन में पार्टी ने फैसला किया कि हम मुस्लिम रहित पार्टी जो है वो जो है पार्लियामेंट बनाएंगे, तो पूरे हिंदुस्तान में उन्हें एक भी मुसलमान नज़र नहीं आया कि जिसको वो पार्लियामेंट का इलेक्शन टिकट देते। इसी तरीके से राजस्थान में भी और दूसरे सूबों में भी जब भी टिकट वितरण का मसला है, मिसाल के तौर पर यूपी हमारे सामने है, वहाँ एक भी टिकट नहीं दिया गया। राजस्थान के अंदर भी 2018 के इलेक्शन में यही सूरत हाल थी, लेकिन वो तो ऐन वक्त के ऊपर चुके वसुंधरा के माविन खुसूसी थे हमारे क्या नाम है मंत्री महोदय यूनुस खान साहब, तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट के अंदर आखिरी टिकट दूसरी जगह से कह दिया। लोग कह रहे थे कि हराने के लिए ही टिकट दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ ही बहरहाल हमें मौजूदा जो हुकूमत है उससे बहुत सारी शिकायतें भी हैं और कांग्रेस से भी शिकायत है और वो मुसलमानों को जो ड्यू रिस्पांस देना चाहिए, उनके इश्यूज के ऊपर जिस तरीके से बात करनी चाहिए। अभी आपने इशारा भी किया है कि जयपुर के अंदर मुस्लिम हॉस्टल के मसले को किस तरीके से फुटबॉल बना के रखा गया है, तो वो बहरहाल वो मिसालें भी हमारे सामने हैं। इसलिए कांग्रेस की सूरत हाल भी बहुत ज़्यादा इत्मीनान बख्श नहीं है। शिकायतें हैं और कांग्रेस के लोग भी यहाँ मौजूद हैं और बीजेपी की तो जाहिर है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। ठीक है, मैं हॉस्टल के मसले पे, बॉयज हॉस्टल के मसले पे जवाब देना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने मोती डूंगरी रोड सर्किल पर जमीन का संगे बुनियाद किया। संगे बुनियाद के बाद ये बात सामने आई कि वो जमीन डिस्प्यूटेड है। एक सूबे का मुख्यमंत्री अगर किसी जमीन का संगे बुनियाद कर रहा है तो अधिकारियों की इतनी जबरदस्त लापरवाही कि उन्होंने डिस्प्यूटेड जमीन के ऊपर मुख्यमंत्री से संगे बुनियाद करवा दिया। और उन मुख्यमंत्री साहब को इतनी शर्म नहीं, उन मुख्यमंत्री साहब को, कि ठीक है अगर कहीं कोई डिस्प्यूटेड मामला है तो मैं दूसरी जगह जाकर बॉयज हॉस्टल बना कर दूं इनको। और अगर कोई मेरी बात सुने, आप सूबे के मुख्यमंत्री हैं भैया, पब्लिक क्या बोल रही है आप उसको छोड़िए। मुख्यमंत्री जी आप अपना काम कीजिए। आप बताइए माइनॉरिटी के लिए आपने क्या काम किए। पहले 21 पर सिमटे थे, इस बार 11 पर सिमटोगे। ठीक है, ये वो कौन बैठी है। मेरा सिर्फ एक ही कहना होगा, चाहे वो ऑडियंस की जो ऑडियंस में बैठे हुए वो हैं या जो हमारे पैनलिस्ट हैं, कि जब भी हम अल्फाज का किसी भी लफ्ज का इस्तेमाल करें वो सोच समझ करके करें। मेरा ख्याल के वो उतना तैश में आकर के बात रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा एहतियात बरतें। क्या कहेंगे, ये एक बड़ा मसला है साहब कि जो नफरत है, वो नफरत का बाजार जो है वो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है और उसके लिए सामने वाली पार्टी ने वो मोहब्बत की दुकान भी खोल ली है। ठीक है, और वो जो इल्ज़ाम लगता है वो आपकी ही पार्टी के ऊपर लगता है। और राजस्थान के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर वो उस हवा को बहुत ज़्यादा हवा दी गई, नफरत की हवा को। क्या लगता है ऐसा क्यों है? क्या नफरत के बगैर सियासत नहीं चल सकती? देखिए, जो विपक्षी पार्टी है उनका काम है आरोप लगाना। मैं आपको बताना चाहता हूं, देश के जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब वो योजनाएं शुरू करते हैं वो उसमें ये देखते नहीं है किस कौम से हैं कौम से नहीं है। पूरे हिंदुस्तान का आप डाटा ले लीजिए और राजस्थान का ले लीजिए। अगर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को सबसे ज़्यादा स्कीमों का फ़ायदा मिला है तो केंद्र सरकार की स्कीमों का फ़ायदा मिला है। वो हमारे पास डाटा भी है और पूरे देश के निकाले हुए हैं और राजस्थान के भी हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने जो योजनाएं चलाई उन योजनाओं का ही लाभ हमारे समाज के लोगों को मिला है। पिछले 70 साल में जिस तरह से हमारे समाज का शोषण हुआ है
और जब प्रधानमंत्री जी जो 2014 में बने, उसके बाद में उन्होंने जो काम किए, 9 साल में जो उन्होंने बेमिसाल काम किए हैं, क्योंकि जो योजनाएं उन्होंने चलाई, उन योजनाओं से बहुत प्रभावित हुए हमारे समाज के लोग। चूंकि हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, वो जाहिर है जो नेशनल लीडर्स होंगे उनसे हम पूछेंगे। बहुत सारी ऐसी मतलब जो है वो ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो मरकजी हुकूमत माइनॉरिटी से जुड़े हुए आहिस्ता आहिस्ता बंद कर रही है, तो वो जाहिर है उसका जवाब चूंकि आपको मेरा ख्याल के देना मुनासिब भी नहीं होगा। आप खाली बात तो जरूर रख सकते हैं, लेकिन मजबूती के साथ जो है वहां तक बात शायद नहीं पहुंचाएं आप। मोहसिन रशीद साहब, आपको क्या लगता है वो कौन से 5-6 बड़े इश्यूज हैं इस वक्त राजस्थान के मुसलमानों के, जिन्हें लेकर के वो दोनों ही पार्टी या कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चूंकि ये बात जो है अक्सर उठती है या कही जाती है, बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि जमहूरियत में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी एक कौम, किसी एक तबके या किसी एक मजहब के लोगों के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं कर सकती, ना करने चाहिए। यही बात जो है कौम के ऊपर भी है कि कोई भी कौम जो है वो मतलब अपने लिए किसी दूसरी पार्टी के लिए दरवाजे बंद नहीं कर सकती, या किसी दूसरी पार्टी के लिए मतलब ऐसा नहीं कर सकती कि नहीं वहां नहीं जाना। कौन कौन से वो इश्यूज हैं राजस्थान के मुसलमानों के लिए जिन्हें उनको हाईलाइट करके डिमांड करनी चाहिए कांग्रेस, बीजेपी या AIMIM या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के सामने? आपको लगता है ये 5 बड़े इश्यूज हैं? देखिए, मेरी बात मैं खुशकिस्मत हूँ कि ये बात पहुँचाने का मुझे मौका मिला आपकी तरफ से। ये मैं इसलिए पहुँचा रहा हूँ खुर्शीद साहब कि इस चैनल का नाम मुनसिफ टीवी है और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, या इसकी जो टीम है वो हिंदू और मुसलमान के बीच में फर्क करके बात नहीं कर रही। अगर यहीं पर दूसरे चैनल्स होते, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, तो हो सकता है इसमें भी कोई वो जिहाद का एंगल निकाल लेते। पहली बात जो मैं आपके जरिए पहुंचाना चाहता हूं वो मुसलमानों को समझना यह जरूरी है कि आपको क्या मिलेगा, आप देने वाले हो। ऑफ कोर्स के देने का ताकत, देने का हक उसी आदमी के हाथ में जिसके पास इख्तिदार है। अगर आपको क्या मिलेगा वो सेकेंडरी स्टेप है। प्राइमरी स्टेप यह है कि आपके मांगने वाले हों कि आपको क्या चाहिए। जैसे IAS RAS की बात हो, आम मुसलमान का वो इश्यू नहीं है। हमारे लिए सर्वाइवल एक इश्यू है। हमारे एक 17 साल के बच्चे को एक भीड़ आके पहले उसके सर पे सरिया मारती है, वो गिर जाता है, लड़ाई वहां खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन उन्हें सब्र नहीं आया, उन्होंने दूसरा वार किया जिससे वो ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। उसके बाद भी जिस MLA की वो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, महेश जोशी, वो नहीं आते हैं, आना पड़ता है रफीक खान और अमीन कागजी को। बस यही मुसलमानों को सबसे पहली डिमांड करना चाहिए। मैं छोटा सा एक स्टैटिकल डेटा बताना चाहूंगा कि वो मुसलमानों तक पहुंचे। मैं ना बीजेपी की बुराई कर रहा ना कांग्रेस की बुराई कर रहा, मैं सिर्फ मेरी कौम को उसकी ताकत बताना चाहता हूं। राजस्थान में गुर्जर हैं करीब 3 या 3.5%, उनको बीजेपी टिकट देती है 9 और कांग्रेस टिकट देती है 11। 20 टिकट उन्हें मिलते हैं दोनों पार्टीज से। 3-3.5% तो टोटल पॉपुलेशन है। वोट वो किसको करते हैं इसका भी अंदाजा नहीं है। वो वोट करते हैं सिर्फ गुर्जर को। राजस्थान में मुसलमान है 12% के करीब, और वोट शेयर राजस्थान की सरकार में मुसलमान का वोट शेयर है, अगर ये सरकार की कुर्सी है तो मुसलमान का वोट शेयर है 25%। एक पाया हमारा है इस कुर्सी में, लेकिन हमें टिकट मिलते हैं 25% के हिसाब से हमारे होना चाहिए 50 टिकट्स, लेकिन हमें टिकट्स मिलते हैं मुश्किल से 15-14। 50 कैसे? मतलब एक पार्टी से तो 11-12 टिकट अगर आप परसेंटेज के हिसाब से कर रहे हैं, मतलब 22 नहीं, हमारा वोट शेयर 25% है। हर चौथा वोट राजस्थान की सरकार जो बनी है उसमें हर चौथा वोट किसी मुसलमान का है और वो एक पार्टी को जाता है। ठीक है। तो हमें कम से कम, उसके बाद चलिए आप विधानसभा में हमें टिकट नहीं दे रहे और आप ये कह देते हैं कि आप जीतेंगे नहीं, तो हमने राज्यसभा में हमने डिमांड करी कि राज्यसभा कांग्रेस सरकार आराम से मुसलमानों को एक सांसद दे सकती है। लोकसभा तो हमें जीतने नहीं दिया जाता, एक माइंडसेट बिठा दिया गया है कि मुसलमान जीतेगा नहीं, तो लोकसभा में बहुत आराम से हमारा हक होता है 3 सांसदों का, एक मुस्लिम सांसद दे देते, वो भी नहीं दिया गया। मुसलमानों का तो ओवरऑल बजट में हमारा वोट शेयर है 25% जो हम दे रहे हैं, हर चौथा वोट हमारा है। कोई यहां पे गेस नहीं कर सकता कि मुसलमानों को बजट में कितना एलोकेशन हुआ। 0.6%। 1 रुपए की औकात नहीं है आपकी। सरकार हमारे वजूद से बन रही है। जिनका 3% वोट शेयर है उन्हें 3 मंत्री दिए जा रहे हैं, एक कैबिनेट, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जाटों को मंत्री। तो मैं बस ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि मुसलमान इस चीज को समझ लें कि आपके हक की आवाज जो उठा रहा है
वो मुसलमान ही उठाएगा, चाहे मुसलमान हमीद भाई मेवाती हो, चाहे मुसलमान रफीक खान हो, चाहे मुसलमान कोई भी हो। ठीक है। आपका पहला फर्ज उसको साथ देना है जो आपकी आवाज उठा रहा है। आखिरी में क्या कुछ कहेंगे आप, क्या आपके संदेश होगा मतलब वोटर्स के लिए कि वो भी कुछ सोचें वहां उस लेवल पर, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में वो भी कुछ सोचें, उसके क्या डिमांड्स रहे, उसके जहन में क्या रहे वोट डालते वक्त? देखिए, सबसे बड़ी चीज हमारे लिए जो है, हमारे ऊपर पुलिस का थ्रेट बहुत ज्यादा है। एटीएस, एनआईए, लोकल पुलिस स्टेशन, मतलब टिपिकली मुसलमान के हुलिये को देख के टारगेट किया जा रहा है। यहां पर जयपुर में इसलिए महसूस नहीं हो रहा क्योंकि यहां पर 2 एमएलएज हैं जिन्हें आप फोन कर सकते हैं। आप हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आगे देखिए, टोंक में 28 दिन के लिए 10 औरतों को जेल भेज दिया गया रमजान में, सिर्फ किस लिए कि उन्होंने गलत फहमी में, उन्हें यह लगा कि ये जो सर्वे हो रहा है ये एनआरसी का है, उन्होंने 3 पेपर फाड़ दिए। हमारे ऊपर पुलिस का थ्रेट बहुत ज्यादा है। हमें पुलिस से और जो हमारे ऊपर हमारे एक सर्वाइवल पे थ्रेट है उसके लिए डिमांड होना चाहिए, और सबसे बड़ी डिमांड हमारे रिप्रेजेंटेशन की डिमांड हो। 200 के 200 टिकट तो जीतने के लिए कोई भी पार्टी नहीं देती है। जहां हमारा हक है वहां हमें टिकट दे दीजिए, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन तो बने। ठीक है। हमीद खान मेवाती साहब, कम से कम वक्त रहेगा, मतलब 30-40 सेकंड में अपनी बात कीजिए और क्या मैसेज देंगे और क्या आप वादा करके जाएंगे कि अगर आप जो है रिप्रेजेंटेटिव, आपको अगर मौका मिलता है विधानसभा में पहुंचने का, तो कौन कौन सी वो बातें हैं जिनको सबसे पहले जो है आप करना चाहेंगे, या कौन से वो काम है जो भलाई के लिए करना चाहेंगे आप? जैसा कि रशीद साहब ने बताया, क्योंकि आपके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं हुआ जितना हमारे ऊपर हुआ, क्योंकि मैं तो जिस इलाके से आता हूँ गोपालगढ़ से, वो कांड इतना बड़ा कांड हुआ कि रूह कांप गई। हमारे नमाज पढ़ते हुए लोगों पे गोलियां चलाई गई। वो उसी व्यक्ति की आज पैरवी इतनी बड़ी तादाद में ये लोग कर रहे हैं। कोटा के अंदर जो भी प्रेजेंट में मंत्री हैं, वो जब गृह मंत्री थे राजस्थान सरकार में, उन्होंने ऑर्डर दिए थे वहाँ पे गोली चलाने के। ऐसी जाति नहीं हो प्रदेश के अंदर, सरकार कोई भी बने वो अलग विषय है। ये तो जनता जनार्दन का मौका है कि जनता जिसको वोट देगी उसको सरकार बनने का मौका मिलेगा। हम चाहते हैं कि राजस्थान में सरकार बने, और हमें अगर मौका मिला तो हम चाहते हैं एक सुशासन राजस्थान के अंदर बने। हमारे जो लोग शिक्षा से वंचित हैं उनको शिक्षा के अवसर मिले, आईएएस बने, आईपीएस बने, जिससे इस कौम को आगे बढ़ाने का काम मिलेगा। आगे ये कौम अगर जाएगी तो निश्चित ही मुझे विश्वास है इस कौम पर, हमारे युवाओं पर, क्योंकि एक मेवात से अभी एक आईएएस बने हमारे जी, तो उससे प्रेरणा लेकर लोगों में बड़ा एक उत्साह रहा कि आईएएस बनना चाहिए। उससे देश का नाम होता है, गांव का भी नाम होता है और प्रदेश का भी नाम होता है। ठीक है। हाफिज मंसूर साहब, क्या कहेंगे आखिर में? क्या लगता है आपको, ये जो तमाम जो बातें हैं, ये तो शिकवे शिकायतें तो रहेंगी, लेकिन जो वोटर है वो जागरूक भी हो जाए, और उसके लिए मतलब किन किन माध्यमों का या किन किन चीजों का जो है वो मतलब सहारा लेना पड़ेगा आपको? कैसे वो पूरी तरीके से जागरूक होकर के वोट करे, वो खाली जज्बाती बातों में ना आए, बल्कि वो अपने मतलब जो दिनचर्या जो है उसकी जो काम है जरूरी, उनको लेकर के वो कैसे मतलब जागरूक हो, उस पर किस तरीके से काम करने की जरूरत है? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल पूरे मुल्क की और हमारे सूबे की बनी हुई है, उसमें छोटी मोटी शिकायतें, शिकवे और सरकार की कामयाबी नाकामी वो एक अलग इशू है, उसके ऊपर अलग से जिम्मेदारों से गुफ्तगू की जा सकती है। लेकिन इस वक्त मुल्क के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि इस मुल्क के अंदर सेकुलरिज्म को बाकी रहना है या ख़त्म हो जाना है। इस वक्त मुल्क के अंदर 2 विचारधाराएं चल रही हैं। एक विचारधारा तो वो है जो मुल्क के अंदर सेकुलर ताने बाने को कायम रखना चाहती है, मजबूत करना चाहती है, और दूसरी विचारधारा वो है जो सेकुलर ताने बाने को कमज़ोर कर रही है और उसको एक तरीके से ख़त्म करना चाहती है। तो इस वक्त सबसे बड़ा मसला हमारे सामने देश को बचाना है, देश के सेकुलर किरदार को बचाना है। तो उसके सिलसिले में हम ये कहेंगे कि वो तमाम ताकतें जो सेकुलरिज्म के अंदर यकीन रखती हैं और सेकुलर नेचर की हैं, हम आवाम से ये अपील करेंगे कि ऐसी ताकतों को जो है वो मजबूत बनाएं। और उसके सिलसिले में हम लोगों ने सामाजिक स्तर के ऊपर बेदारी मुहिम चला रखी है। ये अलग बात है कि जिम्मेदारान जो है उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उन चीज़ों को नोटिस में नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमने अपने तौर पर, चूँकि देश को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, तो हम अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए ऐसी कोशिश करेंगे कि मुल्क के अंदर जो सेकुलर फोर्सेस हैं वो इक़्तिदार में आएँ, और जो सेकुलरिज्म के अंदर यकीन नहीं रखती हैं उनको इक़्तिदार से कैसे दूर किया जा सकता है, इसके लिए कोशिश होनी चाहिए। ठीक है। सादिक साहब, क्या कहेंगे? चूंकि वो इशारे जो है ज़्यादातर आपकी तरफ ही होते हैं, और वो सेकुलरिज्म का ताना बाना बिगाड़ने की
जो कोशिशें होती हैं वो ऐसा कहते हैं लोग वो आपकी पार्टी की तरफ से ही होती हैं। तो आप तो बहुत सारे मतलब इंटरेक्शन होता होगा नेताओं के साथ, बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ भी मतलब नेताओं के साथ भी इंटरेक्शन होता होगा जो तल्ख बयानी करते हैं, है ना? तो कैसे उससे निपटा जाए कम से कम अल्फाज में? देखिए, एक शेर पहले मैं बयान करूंगा, उसके जी। बाद 2 मिनट में अपनी बात रखूंगा। खास तौर से कांग्रेस के लिए या सीएम साहब के लिए वो शेर है पूरे मुस्लिम समाज की तरफ से कि अगर वो पूछ ले मुझसे कि किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले मुझसे। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे बाप दादा बीजेपी को वोट डालते थे, मेरे इस बाप दादा भी, हमारी 1 नस्ल 2 नस्ल 3 नस्ल, हमारी 5-5 6-6 नस्लों ने कांग्रेस को वोट डाला। क्या दिया इन्होंने हमें 70 सालों में? महज रोजा अफ्तार पार्टी दी है, कुछ नहीं दिया रोजा अफ्तार पार्टी के अलावा। अगर इनको फिक्र होती ना आपकी और मेरे बच्चों की, तो ये हमें भी रिजर्वेशन में शामिल करते, हमें भी आरक्षण में शामिल करते, और आपके और मेरे बच्चे कहीं कोई पंक्चर नहीं चिपकाते, कोई नगीनों का काम नहीं करते, या कोई और दूसरी मजदूरी नहीं करते, वो भी कहीं आईएएस आईपीएस बने होते। पढ़ाई, एजुकेशन, शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए मेरी कौम वहीं जीतेगी जब उसमें एजुकेशन आएगी, क्योंकि रिजर्वेशन तो इन्होंने दिया नहीं। जब 1952 में जब हमारे मुल्क का जब संविधान बना, जब आईन बना, तो उस वक्त के जो नेता हमारे हुआ करते थे, मौलाना आजाद साहब या दूसरे नेता, उन्होंने ये मना किया कांग्रेस की आला कमान को कि भाई हमने तो यहाँ 900 साल हुकूमत करी, हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए। हो चुका ना, सुने मेरी बात। अभी मरकज में आपकी हुकूमत है, उनसे दिलवा दीजिए। ठीक है, ठीक है, इससे पहले आपकी थी यहाँ स्टेट में, उनसे दिलवा देना था। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जिस पार्टी को हम 90% 95% वोट देते हैं ना, हक मांगने भी वहीं जाएंगे हम। मेरी बात सुनिए, मैं मेरे वालिद से ही मेरी स्कूल की फीस जमा करवाऊंगा, दूसरे के मोहल्ले में जाकर नहीं कहूंगा कि आप मेरे बच्चों की स्कूल की फीस जमा करा दीजिए। इसलिए जहां वोट डाल रहा हूं बात वहीं करूंगा। भटकाने फिर मैं वही बात कहूंगा कि उन्हीं का शहर, वही मुद्दाई, वही मुंसिफ। हमें मालूम था कसूर हमारा निकलेगा। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। मैं खुर्शीद साहब, इस मौके के ऊपर चूंकि आपने रशीद साहब से सवाल किया था, वो एक अहम इशू की तरफ तवज्जो नहीं दिला सके, मैं तवज्जो दिलाऊंगा कि अभी हमारे कांग्रेस के जो सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने कर्नाटक इलेक्शन के मौके पर ये कहा था, और अब भी कह रहे हैं वो, कि जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसका जो है वो नुमाइंदगी होनी चाहिए, उसको जो है तरक्की के मौके मिलने चाहिए। तो चूंकि कांग्रेस के ज़माने में मिश्रा कमीशन और ये सब बने थे, और अब वक्त आ गया है कि जब उसका सुप्रीमो जो है इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि राजस्थान में जो वो आने वाला है मैनिफेस्टो, उसके अंदर इस इशू को जो है शामिल किया जाना चाहिए। और उसके बाद जो है पार्लियामेंट का जब इलेक्शन हो तो उसमें बाकायदा जो है हम ये चाहते हैं कि मुस्लिम रिजर्वेशन का मसला, क्योंकि जनगणना का मामला आ रहा है, क्या नाम है वो, SC ST OBC माइनॉरिटी की जनगणना का मसला आ रहा है, वो डिमांड है कांग्रेस की तरफ से, और यहाँ तो सर्वे के लिए कह जी, दिया है, सर्वे के लिए कह दिया है, तो चलिए, उस सर्वे को बहुत-बहुत सामने शुक्रिया रख के सबका। रिजर्वेशन मिलना बहुत बहुत चाहिए। शुक्रिया। ठीक है, एक आखिरी बात खुर्शीद भाई, आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा। सादिक साहब की एक बात से मेरी सारी बातें बहुत अच्छी जा रही थी, एक बात से मुझे अफसोस हुआ, बहुत तकलीफ हुई। अभी बीजेपी वाले होते तो यहाँ तालियों की गड़गड़ाहट बढ़ जाती, जो सादिक भाई ने कहा कि जो जिसका बेटा है उसी से मांगेगा। मुझे उम्मीद थी कि यहाँ सादिक भाई कौम का बेटा बनके, कौम का हमदर्द बनके बैठते, लेकिन इस बात से ऐसा लगा कि बीजेपी के हमदर्द बनके बैठे। हम तो साहब इस मुल्क की आवाम है, जो सरकार में होगा उससे मांगेंगे। मैं बताऊं आपको मांगना चाहिए, मुझे तो मांगने की जरूरत है। नहीं। चाहे जयपुर में हज की फ्लाइट उड़ाने का मसला हो, ये काम चलिए, बहुत-बहुत शाहनवाज शुक्रिया हुसैन आपका। साहब ने किया, ऐसे 50 काम मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। इन्होंने सिर्फ वोट लेने का काम किया है। फिर चलिए, भी बहुत- मैं आपकी बात की तायद करता हूँ। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।